नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश आज फिर अपने चैनल बोला यानी बेसिक ओपन लर्निंग अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मस्त स्वस्थ और पूरा तंदुरुस्त होंगे। बड़ा बढ़िया मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम है, सुहाना मौसम है और आज का बड़ा बेहतरीन टॉपिक है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक कहा जाए तो लर्निंग से रिलेटेड बहुत ही सुंदर बेहतरीन आज टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जिसको नाम दिया गया पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? और यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए मैं जो अभी स्पीच दे रहा हूँ, जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कथन के जरिए, उस कैसे कर पा रहा हूँ मैं और सारी चीज़ें स्पष्ट कैसे हो रही हैं। तो इसका बड़ा एक रोल है। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, शब्द भेद पढ़ेंगे, इसी से पूरा चीज़ क्लियर होगी। कोई चीज़ हमें बोलना है, हमें लिखना है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? पार्ट का मतलब भाग हो गया, स्पीच का मतलब क्या है? भाषण, कथन, लेखनी। जो भाषण, कथन, लेखनी के दौरान जो शब्द वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं और उसका एक सही पोजीशन है, कब कौन सा शब्द प्रयोग करना है, तभी जाके उस वाक्य का जो सेंटेंस है, सही मीनिंग, उसका मतलब क्या है, समझ में आएगा। अदरवाइज अन्यथा अगर कौन सा शब्द कहाँ पे किस पोजीशन पे हमें यूज करना है, अगर ये चीज़ हमें पता नहीं है तो उस वाक्य का, उस सेंटेंस का जो सही मीनिंग है, जो सही अर्थ है, वो सामने नहीं आ पाएगा। और जो दोनों पार्टी है, जो स्पीच को दे रहा है और जो पार्टी स्पीच को सुन रही है, समझने में बहुत दिक्कत होगी और उसका जो सही अर्थ है क्लियर नहीं हो पाएगा। इसी चीज को सही में कौन से शब्द का प्रयोग करना है, कहाँ करना है, जानने के लिए, समझने के लिए शब्द भेद को यानी पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, बांटा गया, जिसको हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, शब्द भेद बोलते हैं। और बिना पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान हुए, जानकारी हुए, हम किसी भी सेंटेंस को या किसी भी लेखनी को, किसी भी भाषण को न सही तरीके से लिख सकते हैं, न सही तरीके से सामने किसी के डिलीवर उस चीज़ को कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। इसको थोड़ा सा उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अरे टमाटर टमाटर, अरे उधर जलेबी की तरफ क्यों देख रहा है भाई? इधर चल रहा है, थोड़ा ध्यान दो। ये बेसिक चीजें समझाई जा रही है। हमें भी पता है कि तुम्हारा आजकल भाव बढ़ा हुआ है, तो भाव बढ़ा है, ठीक है, कोई नहीं, वो जीवन का ग्राफ चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो अभी ये लर्निंग वाली चीजें चल रही है, तो इधर ध्यान दो, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा और आसानी से समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे मान लीजिए कि कंपनी होती है। कंपनी कंपनी क्या होता है? एक बड़े से बिल्डिंग में, बड़े से घर में उसको डिजाइन करके बनाया जाता है। तो स्ट्रक्चर तो उसका सेम होता है कंपनी का। कैसे होता है? जैसे घर बनता है, जैसे कोई फार्म बनता है, जैसे कोई प्लाट को उसको बाउंड्री करके या अलग अलग डिवाइड करके कमरे बना के, मगर स्ट्रक्चर सारे का सेम है। मगर कंपनी किसको बोलेंगे? कंपनी को पहचानने के लिए कंपनी के हिसाब से उसको डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन करने का मतलब कि स्टाफ के बैठने के लिए एक अलग कमरा होगा, मैनेजमेंट के लिए एक अलग कमरा होगा, टेक्निकल डिजाइन के लिए या टेक्निकल हैंडलिंग के लिए एक अलग कमरा होगा,
सबका अलग अलग नाम दिया जाएगा। मीटिंग करने के लिए एक अलग कमरा बनेगा, एंट्री करनी है तो उसके लिए अलग एक कमरा है, उसका अलग एक आर्किटेक्चर है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अलग एक अपना एक कमरा है। तो कंपनी की पहचान सही रूप में उभर के सामने कब आ रही है? जब उस कंपनी को अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। डिजाइन कैसे हुआ है? अलग अलग उसमें जो पार्ट्स हैं, मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट है, अलग अलग नाम दे दिया गया। अब ये नहीं कि भैया कहीं कहीं का डिपार्टमेंट या कहीं उसका जो कॉम्बिनेशन है कहीं का कहीं बैठा दो, तब भी परफेक्ट कंपनी नहीं बनेगी। उसके लिए पार्टिकुलर डिजाइन बनाना पड़ेगा कि जो मीटिंग वाला कमरा है वो यहाँ होना चाहिए या वहाँ होना चाहिए। ये नहीं कि वो पूरे छत के ऊपर बैठा दो, सीढ़ी में बैठा दो, नहीं ना होगा ना। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी ग्रामर में, व्याकरण में, हिंदी हो या इंग्लिश, अगर किसी भी चीज को डिलीवर करना है, स्पीच को, तो उसके लिए प्रॉपर एक कंसेप्ट है। उसी का पार्ट है ये पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है? पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। आसान, सबसे बढ़िया आसान है उसको याद करने का तरीका देखिए, NPAVAPCI। तो इसको सिंपल एक लाइन में आप दिमाग में इसको कंसेप्ट बना लीजिए। जैसे हमने यहाँ लिख रखा है, इसको आप ऐसे याद करिए, N पावा PCI। कैसे याद करना है? N पावा PCI, बस यही याद कर लीजिए। उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? N मतलब नाउन, P मतलब प्रोनाउन, A मतलब एडजेक्टिव, V मतलब वर्ब, A मतलब एडवर्ब, P मतलब प्रीपोजिशन, C मतलब कंजक्शन और I मतलब इंटरजेक्शन। तो आप बस सिंपल याद कर लीजिए लॉजिक, N पावा PCI। इसमें आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो है 8 जो है पार्ट ऑफ स्पीच के भाग हैं। हमने ऊपर देखिए एक लाइन लिख रखी है, ए ब्रेव डॉग जंप्ड फ्रॉम द टेबल एंड ही रन स्लोली। अब इसी एक पूरे एक वाक्य में, सेंटेंस में हमारे ये पार्ट ऑफ स्पीच है पूरा कवर हो गए हैं। कैसे कवर हो गए हैं अभी इसी के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो N मतलब नाउन। नाउन क्या है? सब लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे अभी एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मेरे हाथ में एक गिलास है, इसको मैंने टच किया, ठीक है, ये क्या है? चम्मच है। आपस में टकरा रहे हैं, बज रही है। इसमें क्या है? ये पानी है, ठीक है। तो ये इसको हम टच कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, इसको नीचे गिरा सकते हैं, और इसको जब हमने टच किया तो महसूस हुआ कि हाँ ये बहुत सॉलिड है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट इज द नाउन। वो नाउन संज्ञा कहलाता है, ठीक है। अब जैसे ये क्या है? एक कांच की गिलास है, ये गिलास है। अब इसको हमने क्या किया कि इसी गिलास को और इसी चम्मच को हमने क्या किया? गिलास या चम्मच ना करके हमने इसको कह दिया, चम्मच को, तुम बहुत कठोर हो। और गिलास को कह दिया, क्या कह दिया? यह बहुत नाजुक है। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब ये गिलास को हमने किससे रिप्लेस किया? यह। और चम्मच को किससे रिप्लेस किया? यू से, यानी तुम से। तो चीज वही है, चम्मच भी वही है, गिलास भी वही है। हमने क्या किया?
इसको मॉडिफाई कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किससे? अन्य शब्दों से, जो नाउन की जगह यूज हो रहा था, प्रयोग हो रहा था, मगर चीज वही है। तो इसको बोलते हैं सर्वनाम, प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको बोलते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर शब्द यूज किए जाते हैं। तो यहां पे संज्ञा नाउन क्या था? ग्लास था, चम्मच था। हमने उसको दूसरे शब्दों में प्रयोग कर दिया, वो बन गया सर्वनाम यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन वही होता है ना कि जो शब्द या वर्ड नाउन के जगह प्रयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो अब आ गया समझ में आपको नाउन प्रोनाउन। अब देखिए, नाउन प्रोनाउन समझ में आ गया। अब आता है एडजेक्टिव यानी विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है? हिंदी इसका होता है विशेषण यानी विशेषता। तो वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है वो एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाता है। अब विशेषता क्या है? अभी इसी ग्लास और चम्मच से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी है, वाटर, अभी कोई कलर नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है कि थोड़ा सा एक कलर ऐड कर दिया। इसमें हमने क्या किया? एक कलर ऐड कर दिया। अभी जब कलर ऐड नहीं हुआ था, तो ये नॉर्मल पानी था, कोई इसका रंग नहीं था। अभी देखिए, अभी हमने इसमें कुछ ब्लैक जो लिक्विड है उसका कुछ ड्रॉप डाला, तो इसमें देखिए ये ब्लैक थोड़ा सा दिखने लगा। ये पूरा फुलफिल इसमें मिक्स नहीं हुआ है, मगर ब्लैक का इसमें। अब इसको हम बोल सकते हैं ग्लास के अंदर जो पानी है वो काला दिख रहा है। ग्लास के अंदर जो पानी है अब थोड़ा थोड़ा काला दिख रहा है। तो अब क्या हुआ? जो ग्लास के अंदर जो पानी है, ग्लास क्या है? नाउन है। इसके अंदर जो पानी है थोड़ा थोड़ा काला दिख रहा है। तो थोड़ा थोड़ा जो काला दिख रहा है, काला क्या हो गया? इस नाउन की विशेषता। इस गिलास के अंदर जो पानी है, पानी भी एक नाउन है, उस पानी की विशेषता क्या हो गई कि अब काला दिख रहा है, यानी जो काला है इस नाउन की विशेषता बताने लगा। तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला आता है आपका वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया होती है। क्रिया का मतलब क्या है? एक्शन। कोई भी अगर कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, तो उस कार्य का करने का जो एक्शन है, प्रोग्रेस है, वो कहलाता है वर्ब यानी क्रिया। जैसे मान लीजिए इस गिलास के अंदर पानी है, अब इसको मैं करूं, अगर थोड़ा सा गिराऊं गिलास के अंदर जो पानी है, अब मैं बोलूं कि इस गिलास के अंदर से पानी गिर रहा है, गिर रहा है, आप लोग दिख रहा है। तो गिलास के अंदर से जो पानी गिर रहा है, तो गिरने की जो प्रक्रिया है, प्रोग्रेस है, यानी पानी का गिरना, ये हो गया क्रिया, वर्ब। तो ऐसे ही बहुत सारी क्रियाएं हैं, गिरना, चलना, खाना, पीना, सोना, जगना, बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो ये हो गया वर्ब यानी क्रिया। अब अगला क्या आता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शब्द कौन से होते हैं और प्रीपोजिशन यूज कहाँ होते हैं? प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध सूचक। जैसे संबंध सूचक शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ये शब्द कहीं ना कहीं संबंध के लिए यूज किया जाता है। तो प्रीपोजिशन शब्द वहां यूज होता है जैसे किसी वाक्य या सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को उसी वाक्य के किसी दूसरे या नाउन
प्रोनाउन से जोड़ने का जो काम करता है, संबंध बनाने का जो काम करता है, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो ये होता है प्रीपोजिशन। जैसे मान लीजिए एक कोई अगर सेंटेंस बोले कि सेव मेज पर है, द एप्पल इज ऑन द टेबल। तो इसमें देखिए सेव क्या है, एक नाउन है, और मेज क्या है, टेबल, वो भी एक नाउन है। मगर इसमें जो आन जो है, एक शब्द यूज हो रहा है आन, तो आन जो है दोनों नाउन के बीच एक संबंध स्थापित कर रहा है, जो उस सेंटेंस वाक्य में जो दो नाउन आए हैं। तो ये कई तरह के आपका प्रीपोजिशन है, जो अलग एक सब्जेक्ट, अलग एक टॉपिक पे लेके उसको समझा जा सकता है। बहुत तरह के प्रीपोजिशन यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि द गर्ल इज इन रूम, द गर्ल इज इन रूम, लड़की कमरे के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल क्या है, एक नाउन है, और कमरा क्या है, रूम क्या है, वो भी एक नाउन है। और इन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित हो रहा है, एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, जुड़ने की जो एक प्रक्रिया हो रही है, जो एक उस वाक्य से सही अर्थ निकल के आ रहा है, वो वर्ड क्या है, इन। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रीपोजिशन वर्ड से शब्द है जो यूज होते हैं। ये रहा प्रीपोजिशन। अब अगला आता है कंजक्शन, यानी हिंदी होता है इसका संयोजक। कंजक्शन जो शब्द है, वर्ड है, यह वह शब्द है, वर्ड है, जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को, फ्रेजेजों को आपस में जोड़ करके उस पूरे वाक्य का, सेंटेंस का एक सही मीनिंग प्रस्तुत करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड, इसका मीनिंग क्या है, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड नाउन आ रहे हैं, राम एंड श्याम। राम और श्याम के बीच में जो एडिंग हो रही है, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि राम और श्याम है, वो वर्ड कौन सा है, एंड। तो एंड क्या हो गया, कंजक्शन, क्योंकि यहाँ पे वो दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे एक दूसरा वाक्य लेते हैं, सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, मतलब वह बहुत मेहनत किया लेकिन फेल हो गया। तो यहां पे देखिए, ही वर्क हार्ड बताया जा रहा है, एक आपका शब्द है ही वर्क हार्ड, वह मेहनत किया, बट फेल हो गया। कौन, वह। यहां भी दो शब्दों को जोड़ने का जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, बट। बी यू टी जो शब्द है, वर्ड है, ये दोनों शब्द को जोड़ करके एक नया उस वाक्य का जो मीनिंग है, एग्जैक्ट जो मीनिंग है, जो पूरा अर्थ दे रहा है, उसको ये पूर्ण कर रहा है। तो यहाँ पे कंजक्शन का काम कौन कर रहा है, बट जो शब्द है। तो ऐसे ही कंजक्शन भी बहुत प्रकार के होते हैं और उनका अलग अलग प्रयोग है, उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। अब जो अगला आता है वो आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की हिंदी होती है विस्मय सूचक। अब विस्मय सूचक शब्द कौन से होते हैं, ये वे शब्द जो होते हैं
विस्मय सूचक जो शब्द होते हैं ये वे शब्द होते हैं जो मन से, हृदय से अचानक निकलते हैं। जैसे शाबाश, वेल डन, हुर्रा, क्या खूब, बहुत बढ़िया, ओह। ये जो मनो विचारक जो शब्द हैं, अचानक हृदय से गम में, खुशी में जो निकलते हैं, ये इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं जो वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच का विवरण, और आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। पढ़ने वाले अगर बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे और जो बच्चे हैं जो जिनको ज़रूरत है बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीज़ों का, उनको आगे ये जो वीडियो है उसको शेयर करिएगा। मकसद और एम यही है, जैसा कि पहले भी हमने बताया कि बिना बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए हम किसी भी चीज़ों को आसानी से समझ नहीं सकते हैं, और ना उसको बेहतरीन तरीके से आगे ड्राइव कर सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट किसी भी चीज़ का, कोई भी फील्ड हो, बेसिक चीज़ बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे एक नॉर्मल उदाहरण थोड़ा सा बता रहा हूँ, वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो गई, मगर आशा है कि लंबी हो जाए, मगर समझ में चीज़ आनी चाहिए। मैं क्यों बोला कि बेसिक चीज़ क्लियर होना चाहिए? बेसिक चीज़ इसलिए क्लियर होना चाहिए, जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको। कार ड्राइव करना है, कार चलाना है, तो कार तो अचानक आप चला नहीं लोगे। कार अगर आप ला करके आपको एक कार नहीं दे दी जाए तो चला तो लोगे नहीं, या कोई ऊपर ऊपर बता दे कि भाई ऐसे करना, चाबी लगाना, स्टार्ट करना, स्टीयरिंग पकड़ना, आप चला लो, नहीं चला पाओगे। क्यों नहीं चला पाओगे? क्योंकि आपको कार कैसे चलाना है, चाबी कहाँ लगती है, और उसको क्लॉक डायरेक्शन में घुमाना है कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चाबी को घुमाना है, जिसकी वजह से वो स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने के बाद दरवाज़ा कैसे खोलना है, राइट खोलना है कि लेफ्ट खोलना है, स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है, एक अंगुली से पकड़ना है कि दोनों हाथ से पकड़ना है। उसके बाद क्लच कहाँ है, गियर कहाँ है, पोजीशन उसका। उसके बाद कार में ईंधन के लिए कहाँ से, उसमें जो ईंधन की जो आपूर्ति है वो कहाँ से होगी, कैसे उसको, अगर कोई गाड़ी आप चला रहे हो, अचानक कोई आ गया, कैसे ब्रेक लगाना है, कैसे गियर बदलना है। तो सबका एक टाइमिंग है, सबका एक पोजीशन है कि कब कहाँ कैसे पकड़ना है, कैसे बैठना है, कैसे उसको हैंडल करना है। ये नहीं है कि जहाँ स्टीयरिंग का जगह है वहाँ न बैठ के आप कार के ऊपर बैठ के कार चला लोगे, नहीं चला सकते ना। तो हर चीज़ का एक पोजीशन है कि स्टीयरिंग का जगह यहाँ पे है, यहीं आप बैठोगे, सही से पकड़ोगे, फिर आगे का जो प्रोसेस है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि अगर बेसिक उस कार के बारे में पूरी जानकारी आपको पॉइंट टू पॉइंट जब तक नहीं होगी, जब तक आप उस चीज़ों को पूरी तरह से सही पोजीशन जानोगे नहीं, आप कार ड्राइव नहीं कर सकते हो। एक बार बेसिक जो मैं बता रहा हूँ, बेसिक की कार में जो भी पार्ट्स हैं उसको ड्राइव करने के लिए कहाँ पे है, कैसे लगा है, उसको कितनी एनर्जी देनी है, कैसे पकड़ना है, कैसे उसको हैंडल करना है। एक बार पूरा कंसेप्ट जब आपने समझ लिया, उसके बाद आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे उसको ड्राइव करके, हाईवे हो या रोड हो या गली हो या चौड़ा रास्ता हो या पतला रास्ता हो, बहुत बेहतरीन तरीके से बिना किसी गाइड के आप उसको ड्राइव करके बढ़िया स्पीड में ले जा सकते हो। तो दैट इज द कंसेप्ट। यही कंसेप्ट
एजुकेशन में भी लागू होती है। इसीलिए बेसिक चीज समझना बड़ा जरूरी है। अगर बेसिक चीज आपने समझ लिया, उसका कंसेप्ट क्लियर कर लिया, तो आगे की चीजें बहुत ही आसानी बेहतरीन तरीके से आप ड्राइव कर लोगे। तो कहने का मकसद ये था, और इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बारिश का मौसम है, एकदम सुहाना मौसम है। तो जय हिंद, जय भारत।